हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज व्यवस्था है उसके हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस करेंगे इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं, देखेंगे उसके बारे में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर दी गई, वहां पे आपको पीडीएफ विद पीडीएफ के साथ आपको लेक्चर की लिंक और ज्योग्राफी के जो आपके अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे लेक्चर सारे वहाँ पे। चलिए देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी सीरीज का। ये 12th लेक्चर है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल मतलब, यहाँ अटॉर्नी जनरल से मतलब है महान्यायवादी। महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी से रिलेटेड है कौन सा आर्टिकल, आपका अनुच्छेद है भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों अटॉर्नी जनरल पे हैं आपके। तो किस टाइप से आपके अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, उसके बाद दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 72, आर्टिकल 74, आर्टिकल 76, आर्टिकल 78। और यहाँ पे आपको दिया, ही हैज द राइट ऑफ द ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया and his term of office and remuneration is decided by the president or his advise the government of India and all of the above। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, हम थोड़ा अटॉर्नी जनरल के बारे में देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या है, इस टॉपिक को देख लें। तो अटॉर्नी जनरल है, अभी क्या हुआ, नए रिसेंट एक नए अटॉर्नी जनरल 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा, जिनका नाम क्या है, आर वेंकटा रमनी जी को क्या हुआ, नया अपॉइंटमेंट किया गया अटॉर्नी जनरल। तो इसीलिए यहाँ पे अटॉर्नी जनरल पे ये क्वेश्चन बना। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल आर्टिकल 76 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को। वहीं अटॉर्नी जनरल की बात करें, ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और इनकी बात करें, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट किसकी? गवर्नमेंट के एडवाइस पर इनको अपॉइंट करता है। और इनके जो भी इनकी सैलरी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इनके जो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे इनका सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अटॉर्नी जनरल होने के लिए क्या है, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल, या तो हाई कोर्ट का जज जज बना हो, और या तो वो किसी हाई कोर्ट का 10 साल तक उसमें एडवोकेसी की मतलब वकील बना हो, वकालत की हो किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो इसके लिए एक 5 साल है जज के लिए, और 10 साल या इनमें से 10 साल उसने एडवोकेट रहा हो कहाँ, किसी भी हाई कोर्ट में। तो वो क्या है, उसको एज अ अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, किसकी? गवर्नमेंट की सलाह पर। तो ये कहा जाता है एक टाइप का गवर्नमेंट का ही होता है। गवर्नमेंट अपना रेजिग्नेशन दे दे, गवर्नमेंट चली जाए, तो नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि एडवाइस पे काम करता है। तो ये गवर्नमेंट का एक लॉ संबंधित एडवाइजर होता है, सलाह देता है। और जो अटॉर्नी जनरल होता है वो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकता है, या क्या है, लेकिन इसके किसको देगा रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन इसके रेजिग्नेशन के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इतना याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें अटॉर्नी जनरल के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे बन सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया इनमें से कौन सा होता है। तो बहुत सारे रखे होंगे आपके, तो उसमें एक लॉ मिनिस्टर भी होगा, सारे बहुत सारे होंगे। तो अटॉर्नी जनरल होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे काम है, इसको दोनों पार्लियामेंट के दोनों जो हाउसेस हैं उनमें बैठ सकता है, बैठने का अधिकार है। ज्वाइंट सिटिंग मीटिंग जो होते हैं 108, आर्टिकल 108 के तहत जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक, तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्लियामेंट के हर एक कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन इसको वोट देने का राइट नहीं है, वोट नहीं दे सकता। बैठ सकता है, बात कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और गवर्नमेंट ये क्या करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है एक टाइप से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा हो गया, 76 हो गया आर्टिकल अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पे हम बाकी आर्टिकल देख लें। 72 आर्टिकल किसकी बात करता है? 72 आर्टिकल आपका बात करता है, अच्छा ये इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लें। तो इस वाले क्वेश्चन में अटॉर्नी जनरल का क्या है, यहाँ पे ट्रू पूछा है। तो ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट, हाँ, सारे कोर्ट में बैठ सकता है। हिज टर्म ऑफ ऑफिस एंड द रिम्यूनरेशन इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है इसके, ठीक है।
और इसके बाद है ही एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये भारत सरकार को सलाह देता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसकी सलाह पर ही इसको अपॉइंट किया जाता है, उसके खिलाफ ये नहीं जा सकता। और दूसरी चीज, ये अपनी प्राइवेट वकालत कर सकता है, प्राइवेट केसेस देख सकता है, निजी वकालत कर सकता है, अपनी सरकारी कर्मचारी नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट कह दो, ये गवर्नमेंट सर्विस वो नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी प्राइवेट वकालत भी कर सकता है, सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बस ये कोई भी केस भारत सरकार के अगेंस्ट नहीं ले सकता है ये, ठीक है, उसके खिलाफ नहीं जा सकता किसी उसमें, ठीक है। तो चार के चारों और तीन के तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ द एबव। आर्टिकल 72 की बात की जाए तो आर्टिकल 72 बात करता है पर्डनिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेसिडेंट की जो पर्डनिंग पावर है, क्षमादान शक्ति है, उसके बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्ति कौन कौन सी है। प्रेसिडेंट की 5 क्षमादान शक्ति हैं। एक तो आपकी कम्यूटेशन हो गया, जिसे लकड़ कहते हैं, एक आपकी रिमिशन हो गया, एक आपकी रेस्पाइट हो गया, और रिप्रीव हो गया, और पर्डन हो गया। तो इनमें क्या क्या है, कम्यूटेशन की बात करें तो इसमें सजा की जो नेचर है उसको चेंज कर दिया जाता है। जैसे आपको किसी को फांसी दी गई है, तो मतलब मृत्यु दंड दिया गया, तो मृत्यु दंड को कठोर कारावास में चेंज कर दिया जाएगा, कम्यूटेशन। तो एक बार इसको देख लेना 72 में कौन कौन से हैं, पांच के पांचों हमने बता दिए। अच्छा, वहीं एक आर्टिकल और है, एक आर्टिकल 161 में गवर्नर को पढ़ने की पावर दी गई है, 72 में प्रेसिडेंट को पढ़ने की क्षमादान शक्ति दी गई है, वहीं आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को पढ़ने की पावर दी गई है। लेकिन बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वो जो जो कोर्ट मार्शल है, मिलिट्री कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, पनिशमेंट सेंटेंस हैं, उनके द्वारा इसको राइट है, और गवर्नर को नहीं है, ठीक है। ये सारे थोड़ा डिफरेंसेस है, इसको एक बार क्लियर कर लेना, ठीक है। वहीं आर्टिकल 74 की बात करें तो 74 में क्या किया गया कि प्रेसिडेंट की एडवाइस और हेल्प, मतलब हेल्प और एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। वहीं 74 में, और 75 की बात करें तो 75 में क्या क्या आ गया, 75 में क्या गया कि एक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड एक प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसको जिसको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर की ही एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट का, और सारे प्रेसिडेंट के प्लेजर पर। और ये सब कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली ये लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पूरे किसके प्रति मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंडिविजुअली, कलेक्टिवली ये होते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है। वही 68 की बात की जाए तो 68 आर्टिकल कहता है यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसका जो सीट है वैकेंट हो जाए, तो उससे रिलेटेड है, उसके इलेक्शन से रिलेटेड है, फिल करने के लिए, तो 68 बात करता है। तो ये था गवर्नर अटॉर्नी जनरल के बारे में। नए अटॉर्नी जनरल का नाम याद रखना, आर वेंकटा रमन। तो इनको अपॉइंट किया गया, कितने 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। लेकिन अटॉर्नी जनरल के बारे में कहीं भी, इनके अपॉइंटमेंट, इनके टेन्योर के बारे में कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये रेजिग्नेशन देंगे इसके बारे में भी, ये सब प्रेसिडेंट के प्लेजर पर होता है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है, तो चलिए इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब आया था, कब ये इफेक्ट में आया था, 1993 में, 1995 में, 1992 में, और 2003 में, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे किया गया, कितने मेंबर्स होते हैं नेशनल कमीशन ऑन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड में, तो कितने मेंबर होते हैं, 4, 6, 3, 8। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड के बारे में जानते हैं क्या है। देखो, इसको क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, अन्य पिछड़ा आयोग जिसे कहते हैं, यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 102। अब इस 102 के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया, किस आर्टिकल 338 बी के तहत। तो इसके तहत जो आर्टिकल आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो 338 बी आता है। इस अनुच्छेद में इसकी बात की गई, और 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है। वहीं बात करें इसके मेंबर की, तो इसमें कितने मेंबर, अच्छा ये कब किया गया, ये किया गया था 1993 में। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1993, ठीक है। अब इसके हम मेंबर की बात कर लें तो इसके मेंबर क्या होता है, एक चेयरमैन होता है,
ठीक है, चेयरपर्सन कहते हैं। एक वाइस चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरमैन होता है, उपाध्यक्ष जिसे बोलते हैं। और इसके बाद तीन अदर मेंबर होते हैं, थ्री अदर मेंबर। तो टोटल मेंबर कितने हो गए? टोटल मेंबर पांच हो गए, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, तो पांच एक आप काम कर लो, इसको पांच बना दो, आंसर सी हो जाएगा। टोटल मेंबर आप पांच होते हैं इसमें, टोटल मेंबर। ठीक है, किसमें? नेशनल नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस में पांच मेंबर होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बन गया, पांच मेंबर। और इनका रिमूवल अपॉइंटमेंट सब कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, और क्योंकि ये प्रेसिडेंट द्वारा जो वारंट अंडर उसकी हैंड एंड सील होता है, उसके द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड थ्री अदर मेंबर्स को। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? 3 साल के लिए इनका टेन्योर की बात करी जाए, तो इनके टेन्योर की बात किया जाए 3 साल के लिए होते हैं। ज्वाइनिंग, जब से ये ज्वाइनिंग ऑफिस करते हैं उसके 3 साल तक ये काम करते हैं, और इसके बाद ये 2 साल तक, मतलब दो लगातार टेन्योर तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा फिर ये रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है, ये याद रखना। और इनको सिविल कोर्ट्स के राइट होते हैं, इनके पास सिविल कोर्ट्स के राइट होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स के राइट्स नहीं होते हैं, सिविल कोर्ट्स के राइट्स होते हैं इनके पास। तो 1993 में इनको अपॉइंट किया गया था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें, इनमें से कौन सा आर्टिकल है आपका फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है? तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए खुद से। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब भारत की जो संसद है, तो संसद के फॉर्मेशन का से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 79 है, वो पार्लियामेंट की बात करता है। वो कह रहा है कि यूनियन के लिए, जो यूनियन है, उस यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होगी, जिसे कहते हैं संसद, पार्लियामेंट होगी। अब पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो तीन चीजों से मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनी है, प्रेसिडेंट। तीन चीजों। अब किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 79 में बात की गई है। वहीं राज्यसभा की बात करे जाए तो आर्टिकल 80 कहता है राज्यसभा के बारे में बात करता है। लोकसभा की बात की जाए तो आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करता है। और प्रेसिडेंट का तो आपको आर्टिकल पता ही है। प्रेसिडेंट एक आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या गया? एक यूनियन एग्जीक्यूटिव होगी, उसमें क्या होंगे मेंबर? जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये इतने मेंबर होंगे। तो ये यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट की बात करता है, आर्टिकल 79। वही आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? आर्टिकल 54 आपकी बात करता है प्रेसिडेंट के इलेक्टेड की, अगर उसका मतलब इलेक्टोरल कॉलेज की, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उसकी बात करता है आर्टिकल 54। काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 में देखो क्या है, आर्टिकल 54 में देखें तो यहाँ पे देखो कौन कौन, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर होंगे। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं, याद रखना। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के उसमें काम ही नहीं करते हैं। देखो अगर हम इसको एक उस पे देखें, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, तो देखो यहाँ पे कौन कौन काम करता है अगर देखा जाए, तो देखो यहाँ पे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। और इसके बाद जो दो यूटीज हैं जिनके पास असेंबली है, अब तो एक और हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जैसे एक तो आपकी दिल्ली थी, एक आपकी पौंडीचेरी थी, पौंडीचेरी। अब एक आपकी जे एंड के हो गई। तो यहाँ पे इनके इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड मेंबर
पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर कब पार्टिसिपेट करते हैं? जब प्रेसिडेंट पे आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाई जाती है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, तो तब नॉमिनेटेड मेंबर भी वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, प्रेसिडेंट को हटाने में। ठीक है, ये याद रखना भाई। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल में कौन कौन, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन काम आता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर्स, ठीक है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, ठीक है, तो ये सारे आते हैं। तो यहाँ आर्टिकल 54 उनके इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है, कॉलेज की बात कर रहा है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। वहीं आर्टिकल 63 की बात की जाए तो 63 में आपका कौन कौन आता है? 63 में देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बात करता है प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है कि भारत का एक क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, और वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी की बात करता है। एलिजिबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, एंड 35 की एज क्रॉस कर चुका हो, कि आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। इसके बाद वो राज्यसभा का मेंबर इलेक्टेड होने की उसके अंदर योग्यता हो, कि वो योग्य हो कि राज्यसभा का मेंबर चुना जाना, ठीक है। तो ये 63 बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी बात 77 की बात करें तो ये डील करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का जो भी बिजनेस है वो कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी चीजों के बारे में मेंशन द फॉलोइंग प्रोविजन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी काम है भारत सरकार के, वो किसके नाम पे किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। ये सारी तो ये हमने आज देखा कि 54 के बारे में देख लिया, किसकी बात करता, 63 की बात देख लिया, 77 देख लिया, 78, तो आंसर हमारा पार्लियामेंट में 79 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट। हमें यहाँ पे ट्रू बताना ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 79 आपके पार्लियामेंट की बात करता है, वहीं आर्टिकल 80 पार्लियामेंट 3 पार्ट होते हैं, तो उसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, जो पहला ऑप्शन है वो है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब कह रहा है पार्लियामेंट जो है बनी होती है लोकसभा और राज्यसभा से। चलिए, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तीसरा कह रहा है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड थर्ड इज द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द लोकसभा स्पीकर। तो देखो, देखते हैं यहाँ पे हम, देखो सबसे पहले हमने अभी पार्लियामेंट की बात की, किस आर्टिकल में पार्लियामेंट के जिक्र किया गया था? आर्टिकल आपका 79 में पार्लियामेंट का जिक्र किया गया। अब आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट का क्या जिक्र किया गया? कि आपका लोकसभा हो, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इनसे मिलकर आपकी पार्लियामेंट बनती है। लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 81 में आता है, राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकसभा जैसे एक अनस्टेबल अस्थाई होता है, ये एक स्टेबल हाउस होता है, ठीक है, इसे अपर हाउस भी कहते हैं राज्यसभा को, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, ये बाद में देखेंगे फिलहाल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है, ऑप्शन में कह रहा है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, प्रेसिडेंट तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों से मिलकर बनती है, 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, यहाँ पे 2 ही चीजें दी गई। दूसरा कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट, अभी हम ठीक नेक्स्ट देख चुके थे क्या, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देखा था, तो प्रेसिडेंट वाला तो देख चुके थे। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन काम करता है? लोकसभा राज्यसभा के ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट of the both houses of the parliament, of the both houses of the parliament, ठीक है, काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। सी में ज्वाइंट सेशन की बात कर लेते हैं। देखो ज्वाइंट सेशन, अगर हम बात करें आर्टिकल 108 की, आर्टिकल 108 में क्या कहा गया कि एक ज्वाइंट सेशन का प्रावधान लिया गया। ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन जिसे कहते हैं संयुक्त बैठक। अब ये लिया कहाँ गया था? ये अडॉप्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से।
ये हमने अडॉप्ट किया था। ज्वाइंट सेशन में क्या होता है, जब कोई फाइनेंस बिल, कोई भी बिल लाया जाता है, तो बिल को क्या होता है, जब उस पे जैसे लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, अब लोकसभा के बाद वो बिल गया राज्यसभा में, अब राज्यसभा उसको पास नहीं कर रहा है या अपनी सहमत नहीं दे रहा, क्योंकि वो मनी बिल की बात नहीं है। मनी बिल कभी भी ज्वाइंट सेशन, मनी बिल के लिए ज्वाइंट सेशन नहीं लाया जाता, ना कॉन्स्टिट्यूशन बिल के लिए ज्वाइंट सेशन लाया जाता है, ये याद रखना। ये केवल नॉर्मल जो साधारण बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, उनके लिए ज्वाइंट सेशन आता है। तो ज्वाइंट सेशन क्या है, राज्यसभा पास नहीं करी है, राज्यसभा में कोई बिल आया, लोकसभा उसको पास नहीं कर रही है, ठीक है, तो क्या करता है राष्ट्रपति, यहाँ पे क्या करता है, एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है। कौन कौन कॉल करता है, प्रेसिडेंट द्वारा। अब प्रेसिडेंट एक ज्वाइंट सेशन बुलाता है, और उस ज्वाइंट सेशन को क्या करता है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर आते हैं। उस ज्वाइंट सेशन को हेड कौन करता है, हेडेड बाई हेडेड बाई स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर स्पीकर नहीं है लोकसभा का, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंस नहीं है उस सेशन में, तो कौन करेगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करता है, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, ये याद रखना, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करता है। तो इसमें फिर क्या होती है, बहस होती है, इसके बाद वो बिल सहमत से पास किया जाता है। तो ये होता है ज्वाइंट सेशन का प्रावधान। अब यहाँ पे कह रहा है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। नहीं, ये हेडेड बाय द प्रेसिडेंट नहीं है, ये हेडेड बाय द स्पीकर। दूसरा कह रहा है ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कॉल बाय द, अल्टरनेट कर दिए सीडी, कॉल नहीं है, कॉल किसके द्वारा की जाती है, कॉल की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ज्वाइंट सेशन देख लिया, किस 108 आर्टिकल में ज्वाइंट सेशन की जिक्र किया गया, कहां से अडॉप्ट किया, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। अब यहाँ पे ह्यूमन राइट कमीशन की बात की गई, किसके, चेयरमैन की और उसके मेंबर। तो कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। देखो, जो ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू बनी थी। कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी, ये 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बनी थी। किसके तहत, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट एक्ट था 1993, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कैसी बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी, इसका एक्ट के थ्रू बनी थी, स्टैट्यूटरी है, संवैधानिक बॉडी एक टाइप की कह सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि इसके कितने मेंबर होते हैं, इसमें एक चेयरमैन होता है, चार मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन चार मेंबर होते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। जो चेयरमैन होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ कोई अधिकार, मतलब जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको एज अ चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। भाई मेंबर की बात करें तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के में जजेस होते हैं, कुछ मतलब इसके मेंबर की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, और भी जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं, ठीक है, ये इसके मेंबर। अच्छा, इसके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है एक कमेटी द्वारा। अब वो 6 मेंबर कमेटी होती है, 6 मेंबर एक कमेटी होती है, उस कमेटी द्वारा क्या किया जाता है, इनके जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अब 6 मेंबर कमेटी कौन होता है, 6 मेंबर कमेटी में, 6 मेंबर कमेटी में आपका पीएम होता है। पीएम कौन होता है, पीएम उस 6 मेंबर कमेटी को हेड करता है, अध्यक्ष होता है उसका। इसके बाद क्या होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। इसके बाद आपका कौन होता है, डिप्टी चेयरमैन होता है, ना कि चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। इसके बाद लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज, लोकसभा का अपोजिशन का नेता और राज्यसभा में ऑपोजिशन का नेता, दोनों ही होते हैं। इसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर भी होता है। तो कौन कौन से ऑप्शन, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑपोजिशन ऑफ द बोथ हाउस इन द पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर। देखो, पहले में होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। देखो, पहले में क्या मिसिंग है, पहले में डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिसिंग है, तो पहला नहीं हो पाएगा। आंसर तो हमारा बी हो गया क्लास। तीसरा चेक कर लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, नो, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा स्पीकर और प्रेसिडेंट, नहीं प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट तो अपॉइंट ही करता है, उसका मेंबर थोड़ी है वो, ये कमेटी में प्रेसिडेंट नहीं होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये भी नहीं होता प्रेसिडेंट, ये तो किसी हाल में नहीं हुआ। तो ऑप्शन आपका बी बन गया। तो ये क्या होते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 1993 एक्ट, जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा 1993 में बनी थी, जिसको 6 मेंबर कमेटी होती है, और जिस मेंबर कमेटी के द्वारा एक 4 मेंबर और एक जो चेयरमैन होता है उसको रिकमेंड किया जाता है, और बाय प्रेसिडेंट क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, इनका टेन्योर की बात करें अगर इनके, कि इनका टेन्योर कितने, कार्यकाल, टेन्योर की बात की जाए तो 3 ईयर और 70 ईयर, जो पहले हो जाए। अगर 3 साल का टेन्योर हो गया या 70 साल का हो गया तो बस रिटायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इनके रिमूवल की बात करें, चेयरमैन, प्रेसिडेंट क्या करता है, इनके चेयरमैन और मेंबर्स को रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनको सिविल राइट्स के राइट्स होते हैं, ये सारी चीजें हैं इनको लेके। तो बी ऑप्शन हमारा क्या था, करेक्ट था। चलिए, चलिए आज हमारे 5 क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जिनको हमने समझा, थोड़ा जाना। अब इनके आप एक काम करना, इनके आप नोट्स बना लेना अपने A4 साइज पेपर, जो भी है जहाँ पे भी बना रहे हो, इसके बाद उसको डिटेल में लिख लेना क्या किसके काम है एक, और रिवीजन के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही इसी बेस्ड ऐसे क्वेश्चन घूम घूम के बार बार आते रहते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए, ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है, यहाँ पे हमारा इस वीडियो लेक्चर की जो PDF है और लेक्चर की लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एक हमारा इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्योग्राफी का भी लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, जो MCQ बेस्ड है, अल्टरनेट डेज पे आते हैं दोनों। ठीक है, और चलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो इसी नोट पर हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।